हेलो फ्रेंड्स, आईएएस पीसीएस स्टडी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं आपको विज़न आईएएस मैगज़ीन में दिसंबर मंथ्स की मैगज़ीन मैंने शुरुआत कर दी है और पहला आर्टिकल जो था वो मैंने कंप्लीट कर दिया था। उसके उसके तले 3 आर्टिकल्स थे और उसको मैंने पिछली क्लासेस में कंप्लीट कर दिया था। आज मैं आपको शुरुआत कर रहा हूँ पॉलिटी एंड गवर्नेंस में दूसरे वाले आर्टिकल से। क्राइम इन इंडिया 2022 की एक रिपोर्ट आई है एनसीआरबी की, वहाँ से अपनी चर्चा को शुरुआत करेंगे। और मैं थोड़ा सा आप लोगों के सामने 2-3 बातें ये रखना चाहता हूँ कि करंट अफेयर्स कैसे पढ़ते हैं। बहुत लोगों का ये कमेंट था और बहुत लोगों की ये क्वेरी थी कि कंफ्यूज रहते हैं कि करंट अफेयर पढ़ना क्या है। उसमें देखिए, करंट अफेयर का जो नेचर होता है यूपीएससी का नेचर ये है कि उसमें क्या है कि आपको स्टेटमेंट वाइज सवाल मिलते हैं करंट अफेयर्स के, और उसका क्वेश्चन पूछने का तरीका ये होता है कि स्टैटिक प्लस डायनेमिक, यानी कि स्टैटिक प्लस डायनेमिक। जो डायनेमिक पोर्शन है, जैसे एनसीआरबी का डेटा आया तो हो सकता है आपको कि एनसीआरबी के जो स्टैटिक पोर्शन है, जो आपराधिक प्रणाली जैसे कि अपराध के बारे में या उसके ऊपर कुछ समितियां हों या फिर जो एनसीआरबी का हेडक्वार्टर हो उसके द्वारा अन्य रिपोर्ट्स जारी की जाती हो, तो वो जोड़ करके एक पूरा फ्रेमिंग कर दी जाती है 4 स्टेटमेंट्स की। पर वहीं अगर आप स्टेट पीसीएस का पेपर देखेंगे या फिर किसी अन्य वनडे एग्जाम के देखेंगे या स्टेट पीसीएस का, मान लीजिए कि बीपीएससी हो गया, यूपी पीसीएस हो गया, एमपी पीसीएस हो गया, ठीक है, तो ऐसे में क्या है कि वहाँ पे सीधे जो है फैक्चुअल सवाल ये होते हैं कि वहाँ सीधे आपको ये जो सुर्खियों में क्यों रहा उसी से सवाल बनेंगे। उसका अंदर तक आने तक, यानी उसका स्टैटिक पोर्शन तक वो अभी नहीं जा रहा है। हो सकता है आगे जा करके वहाँ भी ट्रेंड चेंज हो, हालांकि जैसे यूपी पीसीएस थोड़ा थोड़ा अपना ट्रेंड वहाँ तक झुकाता है, पर अभी भी क्या है उसका नेचर फैक्चुअल है। ठीक, तो आपको ध्यान देना है कि जो लोग अगर स्टेट पीसीएस के लिए पढ़ रहे होंगे तो उसके लिए मैगजीन भी इतनी ही प्रभावी है, क्योंकि इसमें स्टेट पीसीएस की भी मैगजीन्स के सब चीज़ें हैं। तो मैं बताता हूँ आपको कि जो चीज़ें सुर्खियों में रही हैं उसको देखिए, और जो प्रीलिम्स रिलेटेड जहाँ मैं मार्क कराता हूँ उस मार्क को देख लेंगे, बाकी चीज़ें वो मेंस के लिए हैं। वही हाल यूपीएससी के लिए क्या है कि आपको हर चीज़ें देखनी पड़ती है, क्योंकि इससे कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा। एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपका जो है यहाँ पे एक बेसिक जो है आपका स्ट्रक्चर तैयार होगा किसी भी चीज़ की फ्रेमिंग की। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये थोड़ा सा एक कॉमन सी बात थी, वही मुझे बताना था, तो उसको ज़रूरी था। तो पूरा वीडियोस देखिएगा और अपने फीडबैक ज़रूर दीजिएगा इस क्लास के बाद कि आपको क्लास कैसी लगी। अगर आपको कोई दिक्कत हो, कोई क्वेरी हो, कोई चीज़ें अगर आपको समझ में नहीं आ रही हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। टेलीग्राम से ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको मैं रिस्पॉन्स जरूर करूंगा। तो सुर्खियों में इसलिए रहा कि एनसीआरबी ने 2022 के लिए भारत में अपराध की घटनाओं पर क्या किया, अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी की। यहाँ शब्द लिख रहा है वार्षिक रिपोर्ट, यानी ये हर साल आती है। ठीक, एनसीआरबी यानी है कि वो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो उसको बोलते हैं। 2022 के लिए अपराध की घटनाओं पर रिपोर्ट जारी की है। तो पहले चीज़ ये जानते हैं कि एनसीआरबी ही क्या है। पहले तो अब सामने ये दिख रहा है तो उसको पढ़ ही लेते हैं। तो एनसीआरबी क्या है कि एक जो है आईपीसी, अभी अब ऊपर मैंने बताया ना आईपीसी में संशोधन हुआ। किस नाम से संशोधन हुआ, उसका नाम क्या है, उसमें अंदर क्या क्या विशेषताएं हैं, थोड़ा आप जरूर पिछली क्लास को देखिएगा तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन श्योर है 100% बनेंगे। देखिए, तो आईपीसी और स्पेशल एंड लोकल लॉज में जो भी उल्लेख किए गए अपराधों से डेटा होता है उसको एकत्र करता है, उसका विश्लेषण करता है। तो यहाँ मैंने कल आपको आईपीसी पढ़ाया था, और पिछले जो नवंबर मंथ की मैगजीन थी उसमें स्पेशल और लोकल लॉज पे पहले ही आर्टिकल में चीज़ें दी हुई थी, वहाँ मैंने स्पेशल और लोकल लॉज बनाई थी। स्पेशल लॉज मतलब जैसे मान लीजिए रेप संबंधी कोई कानून हो, ठीक है, आतंकवाद संबंधी कानून हो, अलग से बनाया गया हो। लोकल लॉज मतलब जो राज्य सरकार, जैसे उत्तर प्रदेश का गैंगस्टर एक्ट है, तो वो क्या है, वो एक लोकल लॉ है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का गैंगस्टर उत्तर प्रदेश में ही लागू होगा ना वो चीज़ें, वो राज्य सरकार ने उसको सृजित किया है। तो इसी प्रकार से स्पेशल और लोकल लॉज भी होते हैं। तो उसको और आईपीसी को, भारतीय दंड संहिता, वो जो कि अब भारतीय आपराधिक न्याय संहिता हो गई है, ठीक है, तो उस पर जो भी अपराध होते हैं, डेटा होता है, उसका डेटा को वो एकत्र करता है एनसीआरबी, और उसका एनालिसिस करके अपना रिपोर्ट देता है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1986 में केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत की गई थी। किसके मतलब सिफारिश पे, टंडन समिति। यहाँ प्रीलिम्स आप देखिएगा, यूपीएससी यहाँ फोकस करेगा टंडन समिति। देखिए, इसको आपको ध्यान देना सब चीज़ों को। टंडन समिति और राष्ट्रीय पुलिस आयोग कब बना था, 1977 से लेकर के 81। यहाँ सवाल बनते हैं, आप ध्यान दीजिएगा। तो टंडन समिति और राष्ट्रीय पुलिस आयोग की सिफारिशों के आधार पर केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत जो है एनसीआरबी की स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, नई दिल्ली में है। ठीक, तो आप इसमें
जान जाते हैं कि जो करता क्या है कि ऑनलाइन साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल का तकनीकी और अन्य कार्य का प्रबंधन करने के लिए एक नोडल एजेंसी है। फिंगरप्रिंट रिकॉर्ड को राष्ट्रीय भंडार गृह के रूप में यहाँ फिंगरप्रिंट स्टोर होते हैं। ठीक, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम की भी निगरानी करती है, समन्वय और उसको लागू करती है। नेशनल डेटाबेस ऑफ सेक्सुअल ऑफेंडर्स को भी जो है प्रबंधित करने का कार्य किया गया है। तो कौन कौन सी जो रिपोर्ट्स जारी करता है, तो क्राइम इन इंडिया है, एक्सीडेंटल डेथ एंड सुसाइड इन इंडिया, प्रिजन स्टैटिक्स इन इंडिया, जेल सांख्यिकी, इस पर मैंने एक आर्टिकल करा दिया है। मैं इस पर बहुत सारा अच्छा मैंने काम किया है क्योंकि मैं इसके साथ जुड़ा हुआ हूँ, तो पता है मुझे, और मैंने इस पर बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे हैं, द हिंदू से लेकर के जागरण तक में। ठीक है, लापता और महिलाओं पर बच्चों पर रिपोर्ट जो है, इस पर भी एक जो है का रिपोर्ट देता है एनसीआरबी। तो ये हुआ एनसीआरबी के बारे में, और इसकी जो आपराधिक रिपोर्ट के जो अपराध की घटनाएं आई हैं उसको हम लोग चलते हैं उसके बारे में। तो इस रिपोर्ट में कहा गया है कि देश भर में जो भी अपराध का आंकड़ा उसको संकलन किया गया है। तो यहाँ आपको जो है एक बात की ध्यान देनी कि क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक, तो जो अंतर्राष्ट्रीय मानक है उसमें क्या है कि एनसीआरबी जो करता है वो अपराध की जो गणना होती है ना, उसके अलावा प्रिंसिपल ऑफेंस रूल का पालन करता है। प्रिंसिपल ऑफेंस रूल मतलब होता क्या है कि जैसे मान लो कि एक एफआईआर तक कई अपराध दर्ज किए जाएंगे। ठीक है, एक ही एफआईआर करता है, ठीक, उसमें कई अपराध हो जाते हैं, वो दर्ज होते हैं। तो जो सबसे जघन्य अपराध मैंने सबसे जो बड़ा अपराध होगा, जो सबसे अधिकतम सजा वाला होगा दंडनीय, उसी को गणना की इकाई मान ली जाएगी, वही इकाई होगा। ठीक है, मतलब उसी को माना जाएगा। ठीक, जो सबसे बड़ा उसका अपराध का जो है सजा वाला होगा या फिर दंडनीय अपराध होगा उसको मान लिया जाएगा। मान लीजिए कि एक एफआईआर उसमें कई सारे जो है अपराध दर्ज है, जैसे कि मान लीजिए किसी का मर्डर हुआ, उसमें आपराधिक न्याय संहिता लग जाती है, उसमें वो शस्त्र अधिनियम लगेगा, उसमें सीक्रेट बहुत सारा लग जाता है उसमें। तो सबसे जो मैक्सिमम वाला जो सजा वाला होगा प्रावधान, उसको जो है हम लोग जो है गणना की इकाई मान लेते हैं। ठीक है, अब आता है कि रिपोर्ट की प्रमुख बिंदुएं। तो इसके बारे में हम लोग समझते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो इस रिपोर्ट में आपको ध्यान देना है सवाल कहाँ से हो गया। देखिए, तो कुल अपराध दर में एक बार देख लेते हैं कि जब मतलब अगर 2022 में क्या हुआ, 58 लाख जो है संज्ञेय अपराध, कॉग्निजेबल ऑफेंस जो है संज्ञेय अपराध जो कि वास्तव में अपराध होते हैं, उनको दर्ज किया गया था 58 लाख। ठीक, तो जो ये घटकर कितना हो गया 2021 के मुकाबले 422 जो है ये हो गया है अपराधों की संख्या कितने पर, प्रति 1 लाख जनसंख्या पे। ठीक है, 422। महिलाओं के खिलाफ अपराध में क्या है, इसमें आपको देखते हैं कि जो मैंने हाईलाइट किया बस उसको देखिए आप। महिलाओं के खिलाफ अपराध को क्या सर्वाधिक मामले जो हैं क्या होते हैं, पति और या रिश्तेदार उसके द्वारा संबंधित होते हैं। तो सबसे अधिक जो एफआईआर है महिलाओं के खिलाफ कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में है सबसे अधिक अपराध के मामलों में, और दूसरी बात कौन से है, महाराष्ट्र में। बस खत्म। बच्चों के खिलाफ अपराध में देखिए तो पॉक्सो एक्ट के तहत क्या हुआ, लगभग 40% के मामले दर्ज किए गए हैं। वरिष्ठ नागरिकों के खिलाफ अपराध में देखिए तो कौन से अपराध के प्रमुख है, साधारण चोरी, चोट पहुंचाना, चोरी करना, एफसीआर जलसाजी यानी कि छल कपट धोखाधड़ी होते हैं। SC ST तो इसके तहत 8% मामले हैं। साइबर अपराध तो देख लीजिए, इसमें इंपॉर्टेंट है साइबर अपराध क्योंकि नया है ना, नई चीज़ें होती हैं। तो इसमें क्या है, लगभग धोखाधड़ी सबसे अधिक है, उसके बाद जबरन वसूली है और लैंगिक शोषण है। सबसे अधिक साइबर अपराध कहाँ पे हुए, तेलंगाना में हुए हैं। तो यह क्रम को याद रखना, तेलंगाना में है, उसके बाद कर्नाटक, उसके बाद महाराष्ट्र है। ठीक है, तो ये ध्यान देना। पर्यावरण तो उसमें जानते हैं तंबाकू और जो तंबाकू सिगरेट जो होते हैं सब क्या है कि ध्वनि प्रदूषण के तहत जो है और पर्यावरण के खिलाफ हानिकारक के मामले में दर्ज किए गए हैं। राज्य सरकार के खिलाफ अपराध में देखिए तो इसमें क्या है कि जो गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम है UAPA और जो लोक संपत्ति नुकसान के जो मामले हैं वो दर्ज किए हैं। तो बस ये रिपोर्ट है, इसमें बस जानना ये है कि महिलाओं के खिलाफ जान लीजिए, साइबर अपराध जान लीजिए और इसके बाद कुल अपराध को जानिए। मुख्यतः यही चीज़ें हैं, बस ये आर्टिकल खत्म। अब आता है सबसे मेन इंपॉर्टेंट ये वाला आर्टिकल। ये तो आपको मतलब समझ लीजिए कि एक जैसे कि जो आपराधिक न्याय वाला अधिनियम था, एक्ट का संशोधन था, उसका वाला आर्टिकल और ये वाला आर्टिकल चुनाव आयुक्त वाला आपको पढ़ना ही पढ़ना है। और मुझे तो उम्मीद है कि 2024 में यहाँ से सवाल 100% बनेंगे। क्यों सुर्खियों में रहा है, क्योंकि राष्ट्रपति ने मुख्य चुनाव आयुक्त, ठीक, चीफ इलेक्शन कमिश्नर CEC और अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति, सेवा शर्तें और पदावधि विधेयक 2023 को मंजूरी दे दी है। यह अब अधिनियम बन चुका है। ठीक है, तो ये बात है। इसमें क्या किसने मंजूरी दी है, राष्ट्रपति ने दी है। तो पहले हम लोग थोड़ा सा निर्वाचन आयोग के बारे में ही पढ़ लेते हैं कि क्या है, इसके बाद हम लोग समझेंगे तो समझ में आएगा। और बेसिक्स ही आपने ये लक्ष्मीकांत अगर पढ़े होंगे तो वहाँ ये चीज़ें तो दी हुई हैं। तो भारत का जो अनुच्छेद 324 है ना, 324, उसमें क्या है कि उसके तहत भारतीय निर्वाचन आयोग एक स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकरण है
ऑटोनॉमस है, वो संवैधानिक है। ये शब्द को ध्यान दीजिएगा, यही शब्द जो होते हैं ना, ये क्या करते हैं आपको कि पुछल्ले शब्द ऐसे जो होते हैं, संवैधानिक, सांविधिक, गैर संवैधानिक, ठीक। तो ये शब्द क्या होते हैं कि ये बहुत जरूरी होते हैं। तो ये जो है कि जो भारत के जो निर्वाचन आयोग है, एक क्या है, एक स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकरण है आर्टिकल 324 के तहत, ठीक। यह क्या करता है, भारत में संघ और राज्य चुनाव की प्रक्रियाओं के प्रशासन के लिए उत्तरदायी होता है। ये आपको ध्यान देना, इस पर शब्दों पर सब कुछ को ध्यान दीजिए इसमें, कि भारत में संघ, इसमें आपको स्टैटिक पोर्शन में तैयार होगा, आपको लक्ष्मीकांत पढ़ने की जरूरत नहीं, फिर पड़ेगी। तो भारत में क्या है, ये संघ और राज्य चुनाव प्रक्रियाओं के प्रशासन के लिए क्या होता है, यह उत्तरदायी होता है। आपको ध्यान देना है, स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकरण है, संघ और राज्य चुनाव प्रक्रियाओं के प्रशासन के लिए ये उत्तरदायी होता है, ठीक। अब ये क्या करता है, देश में राज्यसभा, लोकसभा, राज्य का विधानमंडल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए चुनाव का क्या करेगा, आयोजन करेगा और उसका संचालन भी करेगा, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है इस सब शब्दों पे, राज्यसभा, लोकसभा, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव का आयोजन और संचालन, ठीक है। तो संवैधानिक प्रावधान क्या है कि आर्टिकल 324(2) के तहत, ध्यान दीजिएगा, आर्टिकल 324 इलेक्शन कमीशन क्या है, स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकरण है। आर्टिकल 324(2) के तहत उसका क्लॉज 2 है, जो उसके तहत क्या होता है कि भारत के राष्ट्रपति को चीफ इलेक्शन कमीशन और अन्य इलेक्शन कमीशंस को, जो क्या कमिश्नर्स को क्या करना है, नियुक्त करने की शक्ति प्राप्त है, ठीक। और इसी आर्टिकल 224 क्लॉज 2 के तहत क्या है, भारत के राष्ट्रपति को समय समय पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स और अन्य इलेक्शन कमीशन की संख्या तय करने की शक्ति दी गई है, ठीक है। तो संख्या तय करने की, तो ये बात आप कब उठी थी, ये आप बताइएगा लक्ष्मीकांत में, अगर आपने पढ़ा होगा तो कब, जो आप थोड़ा कमेंट करिएगा इस बात को, मैं भी देखूं कि आप लोगों की सटीक क्वेश्चन तैयार है कि नहीं तैयार है, कि कब जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो सदस्य संख्या थी उसको बढ़ाया, मतलब कौन किस संशोधन के तहत बढ़ाया गया और किस सन में बनाया गया, ये दोनों चीज को आप कमेंट करिएगा, क्योंकि ये बहुत जरूरी है, ठीक है। तो अब आता है कि अधिनियम जो ये हुआ है तो उसके प्रमुख तथ्य क्या हैं, उन तथ्यों को थोड़ा सा जान लेना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो पहले इसको हम लोग जानते हैं कि प्रमुख तथ्य क्या है। तो अधिनियम के बारे में प्रमुख तथ्य क्या है, तो इस अधिनियम ने क्या है, निर्वाचन आयुक्त सेवा शर्त और कार्य का संचालन अधिनियम 1991 की क्या कर दी है, ये जगह ले ली है, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है कि निर्वाचन आयुक्त सेवा शर्त और कार्य का संचालन एक्ट 1991 का जो है इस अधिनियम ने जगह ले ली है। इसका उद्देश्य क्या है, यह अधिनियम जो है मुख्य चुनाव आयुक्त यानी चीफ इलेक्शन कमीशन और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति, सीमा शर्त और पदावधि को तथा चुनाव आयोग के कार्य संचालन की प्रक्रिया को क्या करेगा, वो विनियमित करेगा। इसकी चयन समिति कौन कौन सी होंगी, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति क्या होगी, एक चयन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा होगी, ठीक है। इस अधिनियम के बारे में बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। तो ये क्या करेगा, आपको ध्यान देना है सब शब्दों को, एक एक चीज छोड़िए मत, क्योंकि लाइन बाय लाइन समझना बहुत जरूरी है। तो मुख्य चुनाव आयुक्त, ठीक, और चुनाव आयुक्त, उसकी नियुक्ति, उसका सेवा शर्त और उसकी पदावधि, ये कौन तय करेगा, ये अधिनियम तय करेगा, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है। और चुनाव आयोग के कार्य संचालन की प्रक्रिया भी तय करेगा। चयन समिति किसकी होगी, इसकी चयन समिति की सिफारिश पे राष्ट्रपति इसका नियुक्ति करेगा। इस चयन समिति में कौन कौन होंगे, तो अध्यक्ष प्रधानमंत्री होगा, सदस्य कौन होंगे, प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक कैबिनेट मंत्री होंगे और लोकसभा में विपक्ष का नेता या सबसे बड़े विपक्षी दल का नेता होगा, मतलब पीएम होंगे, ठीक। और एक होगा कैबिनेट मंत्री होगा और दूसरा क्या है, अपोजिशन का लीडर होगा, ठीक है। ये होंगे, लेकिन पहले क्या था, यहाँ कैबिनेट मंत्री की जगह जो है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होते थे। तो यहाँ केंद्रीय कैबिनेट मंत्री होने से आप समझ सकते हैं कि पीएम और केंद्रीय कैबिनेट मंत्री ही वास्तव में क्या है, एक तो खुद ही अनबैलेंस चीज है। अगर ये तो चाहेगा तो पीएम का ही सपोर्ट करेगा ना, वो तो फिर तो विपक्ष का नेता का सपोर्ट करेगा नहीं। तो यही बात यहाँ के मुद्दा इस पर उठ रहा था। इसके जगह पहले क्या थे, पहले यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते थे। तो यही बात है यहाँ पे। खोज समिति क्या होगी, यह जो समिति होगी वो क्या करेगी, वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अन्य इलेक्शन कमिश्नर के रूप में जो नियुक्ति करने के लिए चयन समिति के विचार हेतु 5 व्यक्तियों के नामों की सूची तैयार करेगी। मतलब
कि अब ये चयन समिति किस व्यक्ति पर विचार करे, उसके लिए 5 व्यक्ति के नाम की सूची तैयार करेगी। इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? कानून और न्याय मंत्री द्वारा करेंगे। इसमें 2 अन्य सदस्य होंगे, जिसमें क्या होगा, सचिव स्तर के रैंक से नीचे का सदस्य नहीं हो सकता। ठीक है, तो मानदंड और पात्रता क्या है जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर के रूप में नियुक्ति के लिए? तो क्या है, ऐसा व्यक्ति जो भारत सरकार में सचिव के पद के समकक्ष रैंक पे है या ऐसे पद पे रह चुका है, माने सेक्रेटरी के पद के समकक्ष रैंक पे है या ऐसे पद पे रह चुका हो, है या रह चुका हो, दोनों बातें हैं। ठीक है, यानी सचिव के पद पर ऐसा व्यक्ति हो, और वो ईमानदार होना चाहिए, चुनाव के प्रबंधन, संचालन और ज्ञान का अनुभव होना चाहिए। ठीक, तो वेतन और इसको पदावधि और पुनर्नियुक्ति कैसे, क्या चीजें हैं इसमें? तो वेतन क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के वेतन के समान इसका वेतन होगा। किसका? चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अन इलेक्शन कमिश्नर को, सब यानी वेतन सबके समान होंगे। पदावधि देखिए, तो चीफ इलेक्शन कमीशन और अन्य इलेक्शन कमीशन को पद ग्रहण करने की तिथि से 6 वर्ष की अवधि के लिए या 65 वर्ष की आयु तक के लिए, जो भी पहले हो माने उससे पद पर रहेगा, यानी 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु पूरा करने तक। ठीक है, तो और क्या है, इसे पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, अब इसका कैसे पद से हटाया जाएगा, त्यागपत्र कैसे होगा? तो इसके हटाने की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उसको हटाने की प्रक्रिया के समान होगी। यानी जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाया जाता है, उसी प्रकार से चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स को हटाया जाएगा। इसके अलावा जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सिफारिश के बिना जो है अन्य इलेक्शन कमिश्नर को हटाया नहीं जा सकता। इस बात को ध्यान देना है यहाँ पे, यानी आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाने की प्रक्रिया के समान ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स को हटाने की चीज़ें होंगी, उसी की प्रक्रिया होगी। उसके साथ साथ क्या है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सिफारिश के बिना अन्य इलेक्शन कमिश्नर्स को पद से नहीं हटाया जा सकता। ठीक है, और सीईसी और कोई भी मतलब इलेक्शन कमिश्नर्स क्या है, राष्ट्रपति को पद लेकर किसी भी समय इस्तीफा दे सकते हैं। तो ये प्रावधान है, इसको रट लेना है, एकदम रट लेना है। ठीक है, तो इससे जुड़ी चिंताएं, अब ये मेंस के लिए है, प्रीलिम्स के लिए चीज़ें नहीं है इसमें, ये मेंस के लिए है, और ये आगे की राह भी मेंस के लिए ही है। ठीक है, मैं पहले बता दे रहा हूँ। तो मेंस में क्या है कि चुनाव आयोग की स्वतंत्रता यहाँ पे समस्या है, क्योंकि क्या है कि जो चयन समिति में अधिकांश सदस्य किसके हैं, सरकार के हैं, जो स्वतंत्रता को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्वतंत्रता को सीमित कर सकते हैं। अब इसमें मुख्य न्यायाधीश के जो चयन प्रक्रिया उसको बाहर कर दिया गया, मैं बता रहा था आपको ना। इस प्रकार का जो क्या होगा, ये अनूप वर्णमाल बनाम भारत संघवाद में सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश उसको पलटने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, तो ये समस्या बहुत बड़ी समस्या है। तो अभी आप देख लीजिए कि अनूप वर्णमाल बनाम भारत संघवाद में सुप्रीम कोर्ट का जो वाद है उसमें क्या है कि जो है पलटने का प्रयास है। अनूप वर्णमाल बनाम भारत संघवाद देख लीजिए, इसमें क्या है, इसमें अभी 2023 का ही वाद है ये। तो आप समझिए कि सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों का जो चयन होगा भारत के प्रधानमंत्री, संसद विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश जो समिति उसके द्वारा किया जाएगा। ठीक, निर्णय में कहा गया था जो समिति होगी चुनाव आयोग से संबंधित नियुक्तियों के मामले में राष्ट्रपति को सिफारिश देगी और सलाह देगी कि जब तक संसद इस पर कोई भी कानून नहीं बना सकती है। ठीक है, तो ये क्या है, इसका जो ये कहीं ना कहीं जो ये प्रावधान लाया गया जिसमें सिर्फ कैबिनेट मंत्री होंगे, पीएम होगा, एक विपक्ष का नेता होगा, वो उसमें क्या है, उसमें जो मुख्य न्यायाधीश उसको बाहर कर रहा है। तो कहीं ना कहीं जो है ये क्या कर रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश उसको पलटने का प्रयास कर रहा है। चयन समिति में रिक्त पद को देखते हैं कि यह अधिनियम क्या है, चयन समिति में वैधता को बरकरार रखता है। ठीक है, भले ही जो है क्या है कि समिति के गठन समय कोई पद रिक्त हो या कोई सदस्य राजनीतिक दल छोड़कर दूसरे दल में शामिल हो गया हो, लोकसभा भंग होने पर लोकसभा में विपक्ष का नेता पद रिक्त हो गया हो, ऐसे मामले में क्या होगा, चयन समिति में अनन्य रूप से जो पीएम होंगे और कैबिनेट मंत्री वही होंगे, शामिल होंगे। खोज समिति की भूमिका को सीमित कर दी गई है। जो अधिनियम है उसमें बताया गया कि उसमें सिर्फ जो है कि नामों पर विचार करने के लिए किसी भी व्यक्ति को नियुक्त कर सकती है। अभी हालांकि इसमें प्रावधान यह है कि चयन समिति खोज समिति द्वारा जो है नाम सुझाए गए हैं उसकी क्या कर सकती है, उसके पर विचार किए बिना भी किसी व्यक्ति को नियुक्त कर सकती है। ये बड़ा खतरनाक बात है। मान लीजिए खोज समिति क्या थी, वो खोज समिति थी कि वो 5 व्यक्तियों का नाम सुझाएगी। अब चयन समिति उन 5 व्यक्तियों में से चुनेगा, लेकिन अब देख लीजिए प्रावधान इसमें किया गया कि जो खोज चयन समिति होगी वो खोज समिति की सिफारिश को या नामों पर विचार किए बिना भी किसी को नियुक्त कर देगी। तो कहीं ना कहीं क्या है, ये उसकी भूमिका कम कर रहा है और योग्य उम्मीदवारों की तलाश के लिए जो गठित की गई उसका पर काट रहा है ये तो, और पात्रता मानदंड को सीमित कर रहा है। और कहीं ना कहीं जो है सिविल सेवकों के लिए सीईसी और ईसी की पात्रता मानदंड को सीमित किया गया है, और जो क्या करेगा, अन्य योग्य व्यक्ति उसको बाहर कर देगा। और चीफ इलेक्शन कमीशन और अन्य इलेक्शन कमीशन को हटाने के पद असमानता है, जैसे कि इस अधिनियम में असमानता को बनाए रखा गया, ये भी समस्याएं हैं क्योंकि इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया और चीफ इलेक्शन ऑफ कमीशन ऑफ इंडिया ये दोनों के हटाने का अभी ऊपर पढ़ा ना हमने कि क्या है, वो अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, सेवानिवृत्ति के बाद क्या है कि अन्य पदों से नियुक्ति प्रावधान, मतलब क्या है कि अभी यह बात है कि उसमें सेवानिवृत्ति के बाद किसी भी सरकारी पद या कार्यालय में पुनर्नियुक्ति के संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया जैसा 1991 में था।
खैर ये तुम्हारे लिए कुछ थोड़ा ठीक भी है, पर ये ऊपर वाले जितने चुनाव आयोग के संबंधित जो चिंताएं हैं वो जाहिर से लाजिम चिंताएं हैं। तो ऐसे में हमें आगे की राह में क्या देना चाहिए, तो आगे की राह में हमें लिखना ये है कि सभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सदस्यों को समान संवैधानिक सुरक्षा हो, यानी कि अब इसमें क्या है कि इलेक्शन कमीशनर को पद हटाने की प्रक्रिया को चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया उसको चीफ इलेक्शन कमिश्नर के जो पद है उसको हटाने की प्रक्रिया के समान कराने के लिए जो है अनुच्छेद 324(5) में संशोधन करना चाहिए। प्रशासनिक स्वतंत्रता को जो है ये इसमें मेंटेन करना चाहिए। गोस्वामी समिति और निर्वाचन आयोग ने भी इसके लिए अलग सचिवालय के गठन की सिफारिश की थी। गोस्वामी समिति को जरूर लिखिएगा। और चयन समिति को संतुलित करना, गोस्वामी समिति और 295 जो 55 विधि आयोग था उसने रिपोर्ट में सिफारिश की थी। तो गोस्वामी समिति आपको ये प्रीलिम्स में भी पूछ सकता है, गोस्वामी किससे संबंधित है, गोस्वामी संबंधी है चुनाव सुधार समिति के, चुनाव सुधार से संबंधित जो है ये समिति है, ठीक है, ये बनाई गई थी। तो इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमीशन को चुनने के लिए चयन समिति में प्रधानमंत्री भी, लोकसभा विपक्ष का नेता और भारत का मुख्य न्यायाधीश शामिल होना चाहिए। इसमें किसने सुझाया था, गोस्वामी समिति और विधि आयोग ने भी, ठीक है। सेवानिवृत्ति के बाद गोस्वामी समिति ने सिफारिश की थी कि जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर को राज्यपाल के पद सहित किसी भी अन्य पद के लिए पात्र नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं। तो आगे के नाम इसको आप लिख सकते हैं मेंस में, मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। अभी एक चौथा आर्टिकल है कि प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ द पीरियोडिकल्स पीआरपी एक्ट 2023। इसमें न्यूज में क्यों रहा है, तो राष्ट्रपति ने प्रेस और पत्रिका पंजीकरण अधिनियम को मंजूरी दे दी है। यह कानून बन चुका है। इस कानून ने औपनिवेशिक युग का जो भी कानून था जिसे प्रेस और पुस्तक एक्ट था उसको 1867 उसकी जगह ले ली है। 1867 के तहत ही अभी तक ये चीजें चली आ रही थी, प्रेस और पुस्तक के पंजीकरण को। अब उसकी जगह प्रेस और पत्रिका पंजीकरण विधेयक 2023 को मंजूरी दे दी गई है। तो क्यों ये जरूरी था पहले ये जान लीजिए। तो पहले जान लीजिए कि क्या मतलब, इसका संक्षिप्त इतिहास समझ लीजिए। तो प्रेस सेंसर एक्ट कब पारित हुआ था, ये आप पढ़े होंगे उसमें स्पेक्ट्रम में। स्पेक्ट्रम अगर आपने जो अगर पढ़ा है तो सिर्फ चीज़ें पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं पढ़े हैं तो थोड़ा एक बार देख लेते हैं एक नज़र में। इससे प्रीलिम्स में सवाल तो बनने की संभावना नहीं है, पर चीज़ें जानना जरूरी है, क्योंकि क्या है कि आप स्पेक्ट्रम में देता है तो स्पेक्ट्रम की चीज़ें सवाल भी बनते हैं डायरेक्ट उससे, और प्रेस संबंधित सवाल बने हैं। तो प्रेस सेंसरशिप एक्ट 1799 में आया था, किसके समय, लॉर्ड वेलेस्ली के कार्यकाल के दौरान, ठीक है। इसमें किस लिए लगाया गया था, तो जो फ्रांसीसी आक्रमण हो रहे थे उस वक्त, उस पर प्रेस पर प्रतिबंध लगाने के लिए उसको लाया गया था। 1818 में लॉर्ड हेस्टिंग आया, उसने वापस ले लिया, ठीक। अब इसके बाद क्या है कि लाइसेंसिंग एक्ट लाया था तो 1823 में। इसका अधिनियम क्या था, कौन, जो कार्यवाहक गवर्नर जनरल था जॉन एडम्स, उसके दौरान पारित किया गया था। हालांकि क्या हुआ था, इसी एक्ट के तहत जो राजा राम मोहन राय का जो अखबार था मीरात उल अखबार, उसको बंद करना पड़ गया था। यानी उसका यह प्रावधान था कि कोई भी व्यक्ति पंजीकरण के बिना प्रेस शुरू नहीं कर पाएगा और जारी भी नहीं कर पाएगा। तो जाहिर सी बात है किसी भी भारतीय को कोई अंग्रेज क्यों परमिशन देगा कि हमारे विपक्ष आप लिखिए। इसी कारण से क्या हुआ कि राजा राम मोहन राय जो है इसी सेंसर एक्ट के तहत, लाइसेंसिंग विनियमन अधिनियम के तहत जो है वो क्या हुआ था, जो अपना अखबार को उनको बंद करना पड़ गया था। प्रेस एक्ट आया 1835 में। किसके काल में आया, तो मेटकॉफ के काल में आया, ठीक है। इसमें क्या हुआ था, इसमें प्रेस के प्रति जो है उदारवादी रुख अपनाया गया। इसीलिए बोलते हैं इसको कि जो मेटकॉफ है ना, गवर्नर जनरल चार्ल्स मेटकॉफ, इसको बोलते हैं भारत की प्रेस के मुक्तिदाता। इसको बोलते हैं भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता। इसको आपने स्पेक्ट्रम में पढ़ा होगा, लुसेंट में पढ़ा होगा। ये बहुत आसान चीज है, ठीक है। अच्छा, इसी कारण से क्या था कि 1835 और 57 के बीच में पूरे भारत में स्थानीय भाषाओं में समाचार पत्र हुआ था। हालांकि इसके बाद जो है क्या हुआ कि लाइसेंसिंग एक्ट आया 1857 में। ये 1857 जब विद्रोह हुआ उसके बाद आया था, ठीक है। लाइसेंस व्यवस्था के लिए मतलब शुरुआत की गई और पंजीकरण प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया। और इसके बाद आया प्रेस, पुस्तक और पंजीकरण अधिनियम 1867। इसमें क्या कब पारित हुआ था, ये गवर्नर जनरल जॉन लॉरेंस के कार्यकाल में पारित हुआ था। जिसमें किस लिए, इस अधिनियम में समाचार पत्रों के प्रत्येक लेख के लिए प्रिंटर, प्रकाशक और प्रकाशन के स्थान का उल्लेख करना अनिवार्य कर दिया गया था। इसका उद्देश्य क्या था कि प्रेस, प्रिंटर्स, पुस्तकों, समाचार पत्रों के प्रकाशनों पे पूर्ण नियंत्रण कर देना। हालांकि कई बार संशोधन हुआ, लेकिन ये क्या हुआ, बहुत सारे बोझिल और जटिल ये संशोधन हुए थे, ठीक है। तो आखिर बात यह है कि जो एक्ट है, जो जिसमें 1867 का एक्ट लिया, प्रेस और पुस्तक एक्ट का, इसकी जरूरत क्यों पड़ी थी, तो जरूरत इसलिए पड़ी थी कि इसको प्रीलिम्स में नहीं पूछेगा, इसको मेंस में पूछ सकता है, आ सकता है। इसलिए पड़ी कि पुराने कानून में पंजीकरण की प्रक्रिया क्या थी, बोझिल थी और जटिल थी। कार्यान्वयन का जो स्तर होता है ना, बहुत देरी हो रहा था और अन्य सारी बाधाएं थी कार्यान्वयन स्तर पर, क्योंकि वो स्वतंत्रता से पहले की थी। स्वतंत्रता के बाद में बहुत सारी स्थितियां बदली हैं। और हालांकि अभी मीडिया का स्थान जो है, भले ही हम लोग प्रेस का जो फ्रीडम इंडेक्स है उसमें भागते जा रहे हो, पर ठीक है, लेकिन हम लोगों को मीडिया का जो स्वरूप है वो स्वतंत्रता के बाद जो है उसका बदला है। अब कहीं ना कहीं सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टीवी मीडिया बहुत जो है ये विस्तार ले चुकी है, अखबारों का स्वरूप भी बदल चुका है। तो ये बहुत जरूरी था।
पीआरबी कानून था वो मीडिया के बदलते जो स्वरूप था, गवर्नेंस था, उसके तरीके के अनुरूप था नहीं, और स्वतंत्र भारत के मूल्यों और संविधान के मूल्यों से जो इसमें सब चीजें निहित नहीं थी। ठीक है, तो आपको इसमें यह जानना है कि प्रमुख प्रावधान जो था पीआरबी एक्ट 1867 में और प्रमुख जो पीआरबी एक्ट 2023 में, इसके प्रमुख अंतर क्या है। तो हो सकता है अंतर जो है इसमें थोड़ा बहुत आपको सवाल बन जाए प्रीलिम्स में, तो चीजें समझे रहेंगे तो आप गेस करके आंसर आपका सही निकल जाएगा। ठीक है, तो पत्रिकाओं का पंजीकरण संबंधी क्या प्रावधान है कि इसमें क्या था कि इसमें समाचार पत्रों को, मैंने पुराने वाले जो कानून में समाचार पत्रों, पत्रिकाओं और पुस्तकों के पंजीकरण संबंधी प्रावधान थे। इसमें क्या है कि इसमें जो कि पत्रिकाओं में किताबें या वैज्ञानिक या जो एकेडमिक्स जर्नल्स होते हैं ये शामिल नहीं है। ये किताबें क्या होती हैं, अधिनियम के दायरे से बाहर हैं। ठीक है, विदेशी पत्रिकाओं के बारे में यह है कि इसके लिए कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन इसमें बात यह है कि कोई भी विदेशी पत्रिका होगी भारत में केवल केंद्र सरकार की पूर्वानुमति से जो है वही मतलब मुद्रित की जा सकेगी, लेकिन वो भी कौन सी, जो मूल रचना की सटीक कॉपी होगी। मतलब ये है कि अगर मान लीजिए अखबार, मान लीजिए कि कोई लंदन की पत्रिका है, ठीक है, और लंदन की पत्रिका भारत में छपना चाहती है, तो ऐसा नहीं कि भारत में कुछ संशोधन करके वो छपेगी, वो लंदन की जो मूल कॉपी है वही कॉपी आकर इधर छपेगी, और वो भी भारत सरकार की अनुमति के अनुसार। लेकिन इसका पुराने वाले जो कानून था उसमें कोई भी प्रावधान नहीं था। ठीक है, प्रिंटिंग प्रेस के लिए घोषणा, इसमें क्या था कि इसमें जो डीएम, मतलब डीएम को ये होना था कि मतलब कोई भी मुद्रक या प्रकाशन होगा उसकी वाली जानकारी डीएम को दी जानी थी। ठीक है, अब डीएम जानकारी किसको देता था, प्रेस रजिस्ट्रार को देता था, और यह जो इसके बाद की वजह रजिस्ट्रार पंजीकरण का प्रमाण पत्र जारी करता था। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें पत्रिका के प्रकाशक को प्रेस रजिस्ट्रार जनरल और निर्दिष्ट जो स्थानीय प्राधिकरण होंगे, यानी कि जो लोकल अथॉरिटी होगी, उसको ऑनलाइन आवेदन करेगी और प्रमाण पत्र जारी कर देगी। ठीक है, अब एक बात आती है कि प्रिंटिंग प्रेस का पंजीकरण, इसके बारे में पुराने वाले कानून में था कि डीएम को प्रिंटिंग प्रेस के संचालन के बारे में जानकारी देना आवश्यक था। इसमें क्या है, इसमें इस नए वाले एक्ट में कि प्रिंटिंग प्रेस संबंधी जो जानकारी होगी वो ऑनलाइन पोर्टल से देने का प्रावधान है। ठीक है, दंड और जुर्माना क्या था कि कानून अगर उल्लंघन होगा तो कठोर दंड और 6 महीने की कारावास थी। इसमें क्या है, इस वाले एक्ट में कानून के उल्लंघन पर सजा का प्रावधान ही नहीं है। ठीक है, ये सबसे बड़ी बात है कि कोई प्रावधान नहीं सजा का। हालांकि जो है कुछ आर्थिक जुर्माना लगाया जाएगा, पर किस लिए, जो कि बिना पंजीकरण के पत्रिकाएं प्रकाशित की जा रही हो, पर दंड नहीं है 6 महीने का। जो यहाँ पे कठोर दंड लिखा गया है, कारावास लिखा गया है, यहाँ दंड नहीं है। ठीक है, पंजीकरण, प्रमाण पत्र निलंबन और रद्द करना, इसके में ये था कि जो कोई डीएम ही केवल क्या करता था कि केवल डीएम ही किसी पत्रिका के प्रकाशन को रद्द करने का आदेश दे सकता था। इसमें हटा करके प्रेस रजिस्ट्रार जनरल को पंजीकरण प्रमाण पत्र को निलंबित करने और रद्द करने का जो है अधिकार दिया गया है। ठीक है, और अगर इसमें यह भी बताया गया कि अगर कोई व्यक्ति किसी को आतंकवादीकृत या गैर कानूनी गतिविधि के लिए दोषी ठहराया गया हो, तो वो क्या है कि देश की सुरक्षा के खिलाफ कोई कार्य किया हो तो उसको पत्रिका प्रकाशित करने की अनुमति नए वाले कानून में नहीं दी जाएगी। तो इसके लाभ क्या होगा, यहाँ पे डिजिटलीकरण को बहुत अधिक प्रभावित किया गया है, यानी कि जो इसका स्वामित्व का आवंटन, पंजीकरण प्रक्रिया, सूचित करना, दोनों को सरल किया गया है। इसमें ऑनलाइन डिजिटल के माध्यम से प्रक्रिया को तीव्र बनाया गया है, यानी कि जल्दी से जल्दी डीएम को हटा करके बीच से प्रेस रजिस्ट्रार जनरल को प्रक्रिया तेजी करने में सक्षम बनाता है। तो ऐसे क्या होगा कि जो प्रकाशक होंगे उसमें कोई कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, सत्यापन और पंजीकरण दोनों एक ही चरण में हो पाएगा। गैर अपराधीकरण, यानी कि जो क्या है कि बहुत सारे जो कानून थे उसमें क्या था कि उसमें कठोर दंड 6 महीने का कारावास था, इसमें कोई सजा नहीं है। ठीक है, अधिनियम का उल्लंघन करने पर, और इस प्रकार की जो औपनिवेशिक विरासत थी उसको समाप्त कर दिया गया है। अस्पष्टता देता है, इसमें बहुत सारी प्रक्रियाओं में, मामलों में क्या करता है, यह स्पष्टता देता है। ठीक, किसमें, विदेशी प्रकाशन को भी जो है कहीं ना कहीं सरकार नियमित करेगी। ठीक है, स्वामित्व का हस्तांतरण और उसका वितरण, सत्यापन, ये सब चीज़ें क्या होंगी, इसमें बहुत सारी क्लियरिटी आई है कि कानून में पहले क्या था, सब कुछ बोझिल था और सब कुछ क्या था वो औपनिवेशिक काल से चला आ रहा जो है वो दर्रे पे सब चीज़ें थी। ठीक है, वो अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए कानून थे, उससे हट करके हम लोगों ने जो है अपने खुद के कानून बनाए हैं। तो पीआरबी एक्ट 2023 था, वो क्या है कि वर्तमान जो स्वतंत्र प्रेस का युग है और मीडिया की स्वतंत्रता उसको बनाए रखने के अनुरूप है। यह अधिनियम क्या करेगा, विश्वास, पारदर्शिता और टेक्नोलॉजी के जरिए एकदम तेजी से, कुशलता तरीके से सर्विसेज जो है उसको प्रोवाइड करने पे जोर देता है, और डिजिटल गवर्नेंस का भी यहाँ पे प्रावधान करता है। तो ये वाले आर्टिकल हमारे भी कंप्लीट हो गए। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो आधे घंटे क्लास आज हो चुकी है, तो कल हम लोग जो है दूर संचार अधिनियम टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023 को पढ़ेंगे, और मैं उसको भी अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा। मात्र 8 घंटे की क्लास होती है, उसमें मैं लगभग 3 से 4 आर्टिकल कवर करता हूँ, और आप जानते ही होंगे 6 महीने से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इस प्लेटफॉर्म पे। 6 महीने से, मात्र बीच में गैप भी होता है, मात्र 10 से 20 क्लासेस में हमारी पूरी मैगजीन खत्म हो जाती है। तो रेगुलरली आप आधा घंटा क्लास पे अगर दिन देखेंगे, मेरे साथ आप मैगजीन पूरा कंप्लीट कर सकते हैं, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। ठीक है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा, आप वीडियोज नीचे कमेंट जरूर करिएगा लाइक करके। ठीक है, धन्यवाद।